हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे जे मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हमारा क्विक ये आपका एमसीक्यू का एक सेशन है जो कि इसका ये यूनिट आज हम लोग यूनिट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग मॉड्यूल बी का बीएफएम के मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 11 के बेसिस पे लगभग 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसमें आपके थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल जितने भी तरह के एमसीक्यूज का पॉसिबल है वो सभी के सभी कवर हो पाएंगे। टॉपिक का नाम है मार्केट रिस्क। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इंपॉर्टेंट आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे इस एमसीक्यू सेशन से। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिए। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। पहला क्वेश्चन है द ट्रेडिंग बुक कंसिस्ट ऑफ अ बैंक प्रोप्राइटरी पोजीशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवरिंग 1 डेब्ट सिक्योरिटी, 2 इक्विटी, 3 फॉरेन एक्सचेंज, 4 कमोडिटी एंड 5 डेरिवेटिव फॉर ट्रेडिंग। तो ऑप्शन है 1 to 5 ऑल, बी है 1 to 4 ओनली, सी है 1 to 3 ओनली, डी है 1 and 2 ओनली। दोस्तों आपके साथ जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ वो बेसिकली मैक्मिलन बुक से जो कंसेप्ट दे रखा है उससे लिया गया है। तो मैंने मैक्मिलन बुक को देखा, उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसका मैं कंपाइल करके ला रहा हूँ। तो यदि कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं समझिए कि आप बुक का रिवीजन कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रेडिंग बुक में जो होता है बैंक का प्रोप्राइटरी पोजीशन होता है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। अब बताना है आपको इनमें से क्या सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ही करेक्ट है। अब देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग बुक में जो है बैंक का प्रोप्राइटरी पोजीशन है, इसमें डेब्ट सिक्योरिटी आएगा, इक्विटी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, कमोडिटी आएगा, डेरिवेटिव हेल्प फॉर ट्रेडिंग आएगा। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द लिक्विडिटी रिस्क इन ट्रेडिंग कंसिस्ट ऑफ। तो लिक्विडिटी रिस्क जो ट्रेडिंग बुक होता है उसमें क्या क्या होता है। तो ट्रेडिंग बुक में जो लिक्विडिटी रिस्क होता है उसके अंदर हमारा 1 कर रहा है एसेट लिक्विडिटी रिस्क, 2 कर रहा है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, 3 कर रहा है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और ऑप्शन है 1 to 3 ऑल, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों जरा लिक्विडिटी रिस्क के बारे में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 and 2 ओनली। तो लिक्विडिटी रिस्क में देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है एसेट लिक्विडिटी रिस्क और एक होता है हमारा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द ट्रेडिंग बुक ऑफ अ बैंक इज एक्सपोज टू फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क। तो जो ट्रेडिंग बुक होता है वो उसमें वो कुछ रिस्क से एक्सपोज होता है। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा है क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। ऑप्शन है 1 to 4 ऑल, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। अब दोस्तों ट्रेडिंग बुक जो होता है वो किस रिस्क से एक्सपोज होता है तो आपको पता है, और डी है 2 and 4 ओनली। तो ट्रेडिंग बुक जो होता है दोस्तों वो एक्सपोज होता है ऑप्शन है यानी इन सभी से, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है, इन सभी से होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ बुक में आपको दे रखा है कि जो हमारा मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क है, तो ये तीनों के तीनों रिस्क से हमारा ट्रेडिंग बुक क्या होता है, एक्सपोज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन रेस्पेक्ट ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट रोल द ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज बाय ट्रेजरी फॉर मैनेजिंग इट प्रोप्राइटरी पोजीशन। अब देखिए ट्रेजरी को कुछ रोल डिस्टिंक्ट रोल प्ले करना होता है, तो आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रेजरी के द्वारा मैनेज किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोप्राइटरी पोजीशन को मेंटेन रखे। एएलएम बुक, ट्रेडिंग बुक, मर्चेंट बुक, इन्वेस्टमेंट बुक। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो बुक मेंटेन करना होता है ट्रेजरी को वो है अपना ट्रेडिंग बुक, ठीक है, ट्रेडिंग बुक मेंटेन करना होता है किस केस में, फॉर मैनेजिंग इट प्रोप्राइटरी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर। अब आपको बताना है कि ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर में कौन सा रिस्क डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन 1 का रहा है मार्केट रिस्क, बी का रहा है लिक्विडिटी रिस्क, सी का रहा है काउंटर पार्टी रिस्क और डी का रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कौन सा रिस्क हमारा ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर में इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारा ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर में इन्वॉल्व नहीं है। मार्केट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा और काउंटर पार्टी रिस्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रिकॉर्डिंग। दोस्तों स्पेलिंग गलत है, आर यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग द प्राइस और वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो और अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट, मार्क टू प्रॉफिट, मार्क टू पोर्टफोलियो, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यदि हम किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस या वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी पोर्टफोलियो के प्राइस और वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं डेली बेसिस पे ताकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मार्क टू मार्केट यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स है। The market liquidity is different from funding liquidity risk that arises due to asset liability mismatch. B कर रहा है market risk is the risk of adverse deviation of the mark to market value of the trading portfolio due to market movement during period required to liquidate the transaction. तो दोस्तों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने मैक्मिलन बुक में दे रखे हैं और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन यानी ए नंबर भी करेक्ट है और बी नंबर भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन विदाउट affecting market prices, attracting the attention of other market participants, A only, both of the above।
तो दोस्तों ट्रेडिंग लिक्विडिटी जो होता है वो बेसिकली एबिलिटी होता है। किसका एबिलिटी है? तो एबिलिटी क्या, किस बेसिस का एबिलिटी है? एबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन, यानी पोजीशन को लिक्विडेट करने का क्षमता है विदाउट, बिना मार्केट प्राइस को अफेक्ट किए, बिना दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट किए। ए ओनली बोथ ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ ऑफ द अबव। देखिए बुक में क्या दे रखा है कि जो ट्रेडिंग लिक्विडिटी होता है वो एक एबिलिटी होता है कि हम पोजीशन को लिक्विडेट करें बिना मार्केट प्राइस को अफेक्ट किए और बिना जो है अदर मार्केट पार्टिसिपेंट के अट्रैक्शन को अट्रैक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 9 है लिक्विडेशन रिस्क इन्वॉल्व एसेट एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज द प्राइस वोलेटिलिटी इन हाई रिस्क, हाई लिक्विडिटी एंड पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन? पहला, प्राइस वोलेटिलिटी इज नॉट द सेम इन हाई लिक्विडिटी एंड पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन। B. Price volatility remain the same both in high and poor liquidity situation. C. When liquidity is high, the adverse deviation of prices are much lower than in poor liquidity environment. ऑप्शन कर रहा है ए एन सी, बी ओनली, बी एन सी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ए एन सी। देखिए दोस्तों जो लिक्विडेशन होता है उसमें एसेट और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारा प्राइस वोलेटिलिटी है वो सेम नहीं होता है हाई लिक्विडिटी और पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन में। हाई लिक्विडिटी सिचुएशन में और पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन में जो हमारा प्राइस वोलेटिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। जब लिक्विडिटी हाई होता है तो दोस्तों जो हमारा प्राइस का डेविएशन है वो एडवर्स डेविएशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए द फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस ड्यू टू एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ऑप्शन बी एसेट लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू सिचुएशन वेयर स्पेसिफिक एसेट फेसेस लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी। C. Market liquidation risk refers to a situation where the market faces lack of trading liquidity. D. Liquidation risk and liquidity risk are same. तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो दोस्तों डी नंबर इनकरेक्ट है। लिक्विडेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क सेम नहीं होता है, बाकी तीनों करेक्ट है। जो हमारा फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क होता है वो किस कारण से होता है? एसेट लायबिलिटी मिसमैच के कारण होता है। जो हमारा एसेट लिक्विडेशन रिस्क होता है वो इसमें ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें स्पेसिफिक एसेट जो है कुछ फेस कर रहा होता है लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी को। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बैंक एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इफ इट सेल इट इन मार्केट। तो बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस घट जाएगा मार्केट में यदि उस सिक्योरिटी को बेचा जाए। तो ऐसा केस में कौन सा रिस्क बैंक फेस कर रही है? मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एसेट लिक्विडेशन रिस्क और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका एसेट लिक्विडेशन रिस्क। होता क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कुछ स्पेसिफिक एसेट जो है लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी को फेस कर रहा होता है। मार्केट लिक्विडेशन, देखिए ये है हमारा एसेट लिक्विडेशन रिस्क। और मार्केट लिक्विडेशन रिस्क में क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन व्हेन देयर इज जनरल लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट। तो लिक्विडिटी का मार्केट में क्रंच है और इस कारण से क्या होगा कि ट्रेडिंग लिक्विडिटी एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो आपको अंतर समझ में आया? एसेट लिक्विडेशन रिस्क में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एसेट जो है वो फेस कर रहा होता है ट्रेडिंग लिक्विडिटी का लैक, लेकिन जो हमारा मार्केट लिक्विडिटी रिस्क होगा तो पूरा का पूरा मार्केट में ही लिक्विडिटी का क्रंच होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सिक्योरिटी का प्राइस घटेगा यदि उसे मार्केट में वो बेचेगी। तो ये जो रिस्क है वो हमारा एसेट लिक्विडेशन रिस्क, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक एसेट से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रिस्क अराइज फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी। तो ट्रेडिंग लिक्विडिटी के कारण कौन सा रिस्क अराइज होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क एसेट, बी कर रहा है लिक्विडिटी रिस्क, सी कर रहा है लिक्विडेशन रिस्क और डी कर रहा है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लिक्विडेशन रिस्क होता है वो होता है किस कारण से, कि जो ट्रेडिंग लिक्विडिटी है उसके लैक होने के कारण। साफ साफ वही पूछा गया है कि कौन सा रिस्क ऐसा है जो कि लैक ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी के कारण होता है। तो आंसर नंबर सी लिक्विडेशन रिस्क, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ ट्रेडेड डेब्ट सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड, डिवेंचर एंड कमर्शियल पेपर इज इंडिकेटेड बाय। तो जो हमारे ट्रेडेड डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं जैसे बॉन्ड हुए, डिवेंचर्स हुए और कमर्शियल पेपर हुए, इसका क्रेडिट रिस्क कैसे इंडिकेट होता है? तो दोस्तों का ऑप्शन है द अर्निंग फ्रॉम दिस सिक्योरिटी, द फेस वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी, द क्रेडिट रेटिंग ऑफ दिस सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि जो हमारा ट्रेडेड डेब्ट होता है उसका जो क्रेडिट रिस्क होता है जैसे बॉन्ड हुआ, डिवेंचर हुआ या कमर्शियल पेपर हुआ, उसको इंडिकेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। और क्रेडिट रेटिंग कौन देती है? तो रेटिंग एजेंसीज देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रेडिट रिस्क ऑफ ट्रेडिंग डेब्ट इज इंडिकेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग। बिल्कुल सही, हम लोगों ने देखा कि किसी भी ट्रेडेड डेब्ट का क्रेडिट रिस्क कौन देता है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय रेटिंग एजेंसी। तो रेटिंग एजेंसी इनमें से किस चीज को इंडिकेट करती है? बॉन्ड को, डिवेंचर को, कमर्शियल पेपर को, अभी सभी को। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है दोस्तों कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बॉन्ड को दिखाएगी, डिवेंचर को दिखाएगी, उसके अलावा कमर्शियल पेपर को दिखाएगी, यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज लोअर्ड बाय रेटिंग एजेंसी द स्प्रेड ऑफ द रिस्क फ्री रेट इज। अब मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेटिंग जो किसी रेटिंग एजेंसी ने लोअर कर दिया,
तो हमारा जो रिस्क फ्री रेट है उसका स्प्रेड क्या होगा? ऑप्शन कर रहा है इंक्रीजेज एज मार्केट डिमांड हायर यील्ड ऑन अ हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट, डिक्रीजेज एज मार्केट डिमांड लोअर यील्ड ऑन हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट, सी रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज नो चेंज, डी देयर इज नो लिमिटेड रेटिंग एंड स्प्रेड। आपसे ये पूछा गया आपके पास कोई यदि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और आपने क्या किया कि उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग घटा दिया किसी रेटिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है, तो जो उसका रिस्क फ्री रेट पे स्प्रेड होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट जो क्या डिमांड कर रही है, हायर यील्ड डिमांड कर रही है हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट पे। कुछ यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक पार्टी जो है पेमेंट ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे और अदर पार्टी उसे फेल करे उस पार्ट को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, किस रिस्क को कहेंगे? लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, सिस्टमिक रिस्क और सॉवरेन रिस्क। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सिस्टमिक रिस्क, सॉरी सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो देखिए, इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्टिंग पार्टनर डिफॉल्ट इन कंप्लीटिंग द सेटलमेंट, मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर डिफॉल्ट कर गया पेमेंट को सेटलमेंट करने में, तो अदर पार्टी सफर करेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसे सेटलमेंट रिस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरबीआई हैज पुट इन प्लेस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस टू मिटिगेट द फॉलोइंग रिस्क। तो आरबीआई ने किसे पुट किया है आरटीजीएस को, ताकि वो किसी रिस्क को मिटिगेट कर सके? मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरबीआई ने जो है आरटीजीएस को पुट किया है ताकि वो जो है सेटलमेंट रिस्क को मिटिगेट कर सके। देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इन मार्केट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, वेयर आरटीजीएस कांट बी यूज्ड फॉर सेटलमेंट, सेटल काउंटर पार्टी सीसीआई आर यूज्ड टू मिटिगेट सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो आरबीआई ने आरटीजीएस लाया है ताकि सेटलमेंट रिस्क क्या किया सके, मिटिगेट किया सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको सही ऑर्डर बताना है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में, क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल और मिटिगेशन। अब देखिए इन चारों को हैफाजार्ड वे में लिखा गया है, तो इन चारों का डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज जो है वो है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं यानी क्वांटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉनिटर करते हैं या कंट्रोल करते हैं, और लास्ट में उसे मिटिगेट करते हैं, ठीक है। ये आपको प्रोसेस याद रखना है स्टेप वाइज, एक स्टेप क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिस्क मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग पार्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क प्राइसिंग। अब कौन सा सही है? 1 to 5 ऑल, 1 to 4 ऑल, 1 to 3 ऑल, 1 and 2 ऑल। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग और मिटिगेशन, ये सभी के सभी हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस के सब पार्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा रिस्क प्राइसिंग है वो पार्ट नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1 to 4 ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बैंक जनरली टेक्स इनटू अकाउंट। तो कोई भी किसी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज आएगा, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर्स आएगा, एग्रीगेट रिस्क लिमिट आएगा, रिस्क रिव्यू मैकेनिज्म आएगा, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम आएगा। क्या आएगा? 1 to 5 ऑल, 1 to 4 ऑल, ठीक है, 1 to 3 ऑल, 1 and 2 ओनली। तो ये हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक फॉर्मुलेट करती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका सभी आएगा। देखिए साफ साफ बुक में लिखा गया है, मैंने हाईलाइट भी किया है कि जो बोर्ड होती है वो आर्टिकुलेट करती है मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को, प्रोसीड्यूर को, एग्रीगेट रिस्क लिमिट को रिव्यू करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन द बैंक फॉर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का इनमें से कौन सा रोल नहीं है? ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है सेटिंग ऑफ प्रूडेंशियल लिमिट एंड पीरियोडिकल रिव्यू, बी कर रहा है इंश्योर द रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, सी कर रहा है टू इंश्योर एप्रोप्रिएट मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड रिस्क ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी, और डी कर रहा है इंश्योर दैट द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म टू द पॉलिसी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये इंश्योर करना कि एप्रोप्रिएट मैच्योरिटी प्रोफाइल है और इंक्रीमेंटल एसेट और लायबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज अ बोर्ड लेवल कमेटी। ये हम लोगों ने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रोल ऑफ एसेट लायबिलिटी, एल्को शॉर्ट में कहा जाता है एसेट लायबिलिटी कमेटी को इन मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। आपके सामने कुछ रोल दिए गए हैं, आपको ये बताना है इन रोल में से आल्को का कौन सा रोल नहीं है, ठीक है। पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर डिपॉजिट एंड एडवांस, दूसरा है सेटिंग गाइडलाइन फॉर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, सी फंडिंग पॉलिसी एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, और डी का रहा है दोस्तों बैलेंस शीट मैनेजमेंट। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आल्को जो है वो उसका जिम्मेवारी है कि वो रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे साइमल्टेनियसली में, ठीक है, ताकि डिसाइड कर सके बिजनेस स्ट्रेटजी में। इसके अंदर आता है पहला कि प्रोडक्ट प्राइसिंग करना, मैच्योरिटी प्रोफाइल बनाना, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट व्यू, फंडिंग प्रोफाइल, ट्रांसफर प्राइसिंग और बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे आल्को के द्वारा की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, द एएलएम सपोर्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल टू द। तो जो एएलएम सपोर्टिंग ग्रुप होता है इसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग स्टाफ्स होते हैं जिसकी जिम्मेवारी होती है कि वो लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करें, मॉनिटर करें, रिपोर्ट करें। तो वो किसे किसे रिपोर्ट करते हैं? तो ये रिपोर्ट करते हैं एसेट लायबिलिटी कमेटी को, यानी आल्को को। द एएलएम सपोर्ट ग्रुप, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो हमारा कुछ पॉइंट्स है ये सब हमारे एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे रिस्क प्रोफाइल को, कहाँ पे? आल्को में। Question number 24. In risk measurement, the parameter that is used to capture deviation of a target variable due to unit movement of single market parameter से 1% change in interest rate is called। तो ये तो साफ है सेंसिटिविटी होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंसिटिविटी, क्योंकि ये ऐसा होता है। तो सेंसिटिविटी के बारे में आपको पता ही होगा कि जब ये तब होता है जब हमारा मार्केट वैल्यू का चेंज जो है किसी वेरिएबल के यूनिट चेंज के कारण चेंज हो रहा हो, ठीक है। ये तब होता है हमारा सेंसिटिविटी। क्वेश्चन 25 है, किसी पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू चेंज हो गया 2 लाख से और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गई, तो सेंसिटिविटी क्या होगा? तो आइए दोस्तों देखते हैं। सेंसिटिविटी बेसिकली होता क्या है? ओवरऑल चेंज इन अदर फैक्टर बाय चेंजिंग एनी फैक्टर बाय यूनिट। किसी आपके पास मान लीजिए 2 फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर को आपने यूनिट चेंज किया, तो दूसरे फैक्टर पे क्या चेंज पड़ेगा, ओवरऑल क्या फर्क आया, तो वो हमारा सेंसिटिविटी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2% इंक्रीमेंट हुआ है, किस में? तो 2 लाख में। तो 2 लाख का 2% यानी 1 लाख का 1%, यही हमारा सेंसिटिविटी हो जाएगा, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्टर एक्स ने 2,00,000 शेयर परचेज किया स्टॉक ए का, किस रेट से? तो पर शेयर का दाम 125 रुपया और 1000 शेयर स्टॉक बी का 90 पर शेयर, और प्राइस में ये कहा गया है इसका फ्लक्चुएशन 2% होगा स्टॉक 1 के लिए और 1.25% होगा स्टॉक बी के लिए। तो उसने एस्टिमेट किया डेली पोटेंशियल लॉस, तो वो आया 6350। तो मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी पोर्टफोलियो का कितना होगा? तो दोस्तों मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी जो होता है वो हमेशा टोटल पोजीशन का 1% होता है, ठीक है। तो यहाँ टोटल पोजीशन है कितना? तो टोटल पोजीशन देखिए 125 गुने 200, 125 शेयर है और 2000 शेयर है और 125 रुपये के रेट के हिसाब से, तो 2000 इंटू 125 फिर 1000 इंटू 90, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल पोजीशन ऑन पोर्टफोलियो। इसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 3,40,000। तो फ्रेंड्स आपको 1% ऑफ टोटल पोजीशन निकालना है, तो आंसर हो जाएगा 3,40,000। क्वेश्चन 27 है, द बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द फिक्स प्राइसिंग, फिर है मेजरमेंट, फिर तीसरा है रिस्क मिटिगेशन और चौथा है रिस्क कंट्रोल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? या तो पीडीएफ जा नहीं रहा है। द बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द, तो बेसिस पॉइंट वैल्यू किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हमारा रिस्क मेजरमेंट से, ठीक है। रिस्क प्राइसिंग नहीं आता है, रिस्क मिटिगेशन नहीं आता है और रिस्क कंट्रोल नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट रिगार्डिंग बेसिक पॉइंट वैल्यू? तो बेसिस पॉइंट वैल्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द गिवन चेंज ऑफ यील्ड, बीपीवी डज नॉट चेंज विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी, इट में डिक्लाइन विद टाइम, इट कैन बी जीरो ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो दोस्तों ABC करेक्ट है, अभी मैंने मिलाया है तो मास्टर से, तो यहाँ पे साइड में रिमार्क्स लिखा हुआ था सर के द्वारा, ABC इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर तो देखिए बीपीवी के बारे में बता दूं, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, दिस हेल्प्स टू क्विकली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर गिवन चेंज ऑफ यील्ड। बीपीवी जो है रिमेनिंग मैच्योरिटी के साथ चेंज होता है और बीपीवी टाइम के साथ डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 29 है, अ 5-year 10% सेमी एनुअल बॉन्ड दैट हैज़ अ बेसिक पॉइंट ऑफ ₹125, द यील्ड हैज़ डिक्रीज बाय 5 basis point, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इंक्रीज? तो दोस्तों 1 बेसिस से चेंज इसके के लिए वैल्यू 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चेंज कितना बेसिस से करना है? 5 बेसिस से करना है, तो 5 गुने 125 ले लीजिए, यानी 625, ठीक है। ये 625 ही होगा। तो यील्ड जो होगा घटेगा, तो इसलिए वैल्यू हमारा बढ़ेगा, इसलिए प्रॉफिट कितना है हमारा? 625 है। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। द बेसिस पॉइंट वैल्यू इज द चेंज इन वैल्यू टू 1 basis point चेंज इन मार्केट यील्ड एंड दिस इज यूज्ड टू मेजर प्रॉफिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये तो बताइए आपको, हायर द बीपीवी ऑफ अ बॉन्ड, हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। दूसरा है लोअर द बीपीवी ऑफ द बॉन्ड, लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। थर्ड कर रहा है हायर द एलटीवी ऑफ अ बॉन्ड, लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो दोस्तों क्या सही है? तो अब ऑप्शन नंबर ये सही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है किसी बॉन्ड का जितना ज़्यादा हायर बेसिक पॉइंट वैल्यू होगा उतना ही रिस्क है उस बॉन्ड के, उस बॉन्ड से बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, पॉपुलर बैंक मेड एन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड वर्थ ₹5 करोड़, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड इज 5 years,
The face value is rupees 100. The coupon rate is 8%. The bond has a market yield of 10% and price is 92,000. Change in the interest rate. The market yield change to 99.90%. Market value of rupees 92.9250. बेस्ड ऑन एवब इन्फॉर्मेशन प्लीज कैलकुलेट बेसिक पॉइंट वैल्यू ऑफ द वैल्यू। तो आपको बेसिक पॉइंट वैल्यू निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है 5 करोड़ पर बेसिस पॉइंट इन द यील्ड। और तीसरे में निकालना है कि 0.10% चेंज हुआ यदि एडीसी, तो फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड में क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताइए बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आया। तो बॉन्ड का प्राइस था पहले, बॉन्ड का जो अपना प्राइस था उसमें चेंज आ गया कितना, तो वो चेंज आ गया 0.50। ठीक है, 0.50 चेंज आया। आपको पता है कि यील्ड में 10 बेसिस पॉइंट का चेंज होता है। चेंज इन यील्ड 10 बेसिस पॉइंट, तो पर बेसिस पॉइंट चेंज कितना हो जाएगा 0.50/10 यानी कि 0.05। और बॉन्ड का प्राइस में कितना चेंज आएगा 0.50, तो चेंज इन यील्ड 10 बेसिस पॉइंट पर बेसिस पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 0.05। तो ये सही नहीं है। थर्ड कर रहा है कि द चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 0.50, चेंज इन द यील्ड 10 बेसिस पॉइंट पर बेसिस पॉइंट 0.50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.05। और ड्यूरेशन के बारे में कर रहा है कि ड्यूरेशन क्या होता है। तो दोस्तों ड्यूरेशन एक तरह का वेटेड एवरेज होता है व्हेन द कैश फ्लो ऑफ अ बॉन्ड आर रिसीव्ड दस ड्यूरिंग कपलिंग एंड टाइम टू मैच्योरिटी आर कंसीडर द ड्यूरेशन ऑफ पोटेंशियल देन ही कुड बी इन्वेस्टर ऑरिजिन डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ड्यूरिंग यूज इन बॉन्ड मैथमेटिक्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो हम लोगों ने देखा था, तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो होता है। तो द लार्जर द बॉन्ड ऑफ न्यूट्रिशन इधर होगा। तो क्या बताइए क्या होता है। उसके बाद है करेक्ट आंसर है दोस्तों जो हमारा ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, इसमें ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा लंबा साइज होगा या ये होगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटर विद द प्राइस ऑफ सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंज एंड टू यील्ड लेवल। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी। अब बी में क्या है, द बॉन्ड प्राइस चेंजेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग मॉडिफाइड ड्यूरेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब कौन सा रिलेशनशिप है बताइए, इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। फॉर्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू यील्ड चेंज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका कुछ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू रिटेल इंटू यील्ड चेंज। व्हाट इज डाउन साइड रिस्क। तो डाउन साइड रिस्क क्या होता है दोस्तों, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है रिस्क का, क्योंकि इसके अंदर सेंसिटिविटी आता है, इनसेंसिटिविटी आता है, वोलेटिलिटी आता है विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन पोटेंशियल हैज 2 कंपोनेंट दे आर। तो डाउन पोटेंशियल में 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो डाउन साइड पोटेंशियल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हायर रिस्क implies which of the following, higher volatility, yield volatility is the degree of variance in yield. This depends on time। कोई जगह है दिल्ली, कोई जगह है बेंगलुरु, कोई जगह मुंबई, कोई जगह है सब अलग अलग है, कोई चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, प्राइस वोलेटिलिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएंस इन प्राइस। दिस इज लार्जली अफेक्टेड बाय यील्ड एंड सब्सटेंशियली अफेक्टेड बाय टाइम एंड ड्यूरेशन। आपको ये बताना है कि प्राइस वोलेटिलिटी का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये होता है यील्ड वोलेटिलिटी इंटू बीपीपी इंटू यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है द डैश मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क इज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। तो कौन सा मेथड को डिटरमिनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, तो वो हमारा कोरिलेशन मेथड, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीआर के कैलकुलेशन में किस मेथड में वैल्यू ऑफ पोजीशन चेंज होने से वो इस कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ इच कंपोनेंट टू अ प्राइस चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। तो ये हमारा कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो जब भी आपको दिख जाए कि हमारा डिटरमिनिस्टिक अप्रोच हो रहा है तो हमारा कोरिलेशन अप्रोच होगा। उसके बाद दोस्तों की नेक्स्ट है कि in which method of measuring VAR the user doesn't have to make assumption about correlation and dynamic of risk factor because the simulation follow every historic move। तो ये हमारा दोस्तों historical simulation method। 46 number question, in which method of calculation VAR the used to make assumption about market structure, correlation between risk factor and volatility of this factor। तो ये हमारे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। नेक्स्ट है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, तो उसमें हमने देखा ही था ऑप्शन
जो आपने बोला था स्कल है। बैक टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट अ मॉडल, कंपेयर मॉडल फ्रॉम रनिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये तो पता होना चाहिए कि बैक टेस्टिंग क्यों हो रहा है। द प्रोसेस वेयर मॉडल बेस्ड VAR इज कंपेयर विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो इज नोन एज। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं बैक टेस्टिंग। द मेजर टू गेट द लिमिटेशन और गेट ओवर द लिमिटेशन ऑफ VAR इंक्लूड ऑप्शन 1 द प्राइस बैक टेस्टिंग, मॉडल कैलिब्रेशन एंड सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग। ये सब मेजर्स हैं ताकि हम लोग VAR के लिमिटेशन को हटा सकें। इसके अंदर ये सभी चीज़ें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, विच आर द फॉलोइंग टेक्निक आर कवर्ड बाय स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में से कौन सा टेक्निक कवर करती है? तो सिंपल सेंसिटिविटी, सिनेरियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस, एक्सट्रीम लॉस, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी सभी के सभी हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग के टेक्निक्स हैं। विच आर द फॉलोइंग टू व्हाट इज स्ट्रेस टेक्निक? ऑप्शन नंबर 1 इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ अनलाइकली ऑल्दो प्लॉजिबल यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। VAR is not enough. VAR is not enough to assess market risk of our portfolio. स्ट्रेस टेस्टिंग डिजायरेबल बिकॉज, तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या करता है कि वो रिस्क को एसेस करता है और एबनॉर्मल मूवमेंट होता है उसका मार्केट पैरामीटर में, उधर जाके market value of portfolio varies with stress testing technique. The stress testing technique covers many different techniques. Find out which one specify the shock that might possibly affect a number of market risk factors simultaneously. तो ये दोस्तों हमारा है लास्ट क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। स्ट्रेस टेस्टिंग यूजिंग सिनेरियो एनालिसिस एनालाइजेस। क्या एनालाइज करता है वो? कैसिंग पॉलिटिकल कंक्लूजन और पोर्टफोलियो फॉर इनकम बट पॉसिबल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक यूजेस सिंपली सेंसिटिविटी। इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कोई 54 क्वेश्चन का 55 क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है इस तरह की PDF की जो कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बना रहा हूँ, तो वो पेड PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पेमेंट करें फिर मुझसे वो PDF लें। धन्यवाद।